हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द हाफ मून थीफ के पार्ट 59 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था हाईक्वान जब घर पर आता है तो अपने घर की हालत देखकर दंग रह जाता है। वो ओपन माइंडेड था और अपने नौकरों को हर चीज़ की छूट दे रखी थी, यहाँ तक कि वाइन पीने की भी। लेकिन इतना भी ओपन माइंडेड नहीं था कि कोई नौकर यांगसी को बॉदर करे और वो उन्हें कुछ ना सुनाए। उसे पता था यांगसी नौकरों को इतना इंटीमेट देखकर हमेशा परेशान होती है। जब वह अपने कमरे की तरफ जा रहा था, उसने रास्ते में यूज्ड कॉन्डोम देखा। साथ ही यांगसी के कमरे से उसने मॉर्निंग की आवाज़ें सुनी। क्या कोई इतना बोल्ड हो गया है कि वो यांगसी के कमरे का इस्तेमाल कर रहा है? सोचते हुए हाईक्वान यांगसी के कमरे की तरफ निकला, पर सामने का नज़ारा देखकर वो दंग ही रह गया। यांगसी उस पर चीट कर रही थी, किसी पुलिस ऑफिसर के साथ। हाईक्वान की आंखों में आंसू आ गए। उसके अंदर कुछ तो टूट रहा था, सांसें फूल रही थी। क्या ये सब उसका दिल टूटने की वजह से हो रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद उसे अपनी ज़िंदगी वापस मिल रही थी। उसके सर से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया था। उसके डिवोर्स की बस एक ही कंडीशन थी। दोनों में से अगर कोई एक चीट करता है, तब दूसरा उससे डिवोर्स मांग सकता है। आज वो पूरी हो गई थी। जीने मरने की कस्में खाने वाली यांगसी आज किसी और के साथ रत थी। हाईक्वान आज़ाद हो चुका था। जिस लड़की से वो प्यार करता है, उसके पास जाने के लिए, अपने बेटे के पास जाने के लिए। 3 दिनों में वो लंदन के लिए निकल रहे हैं। हाईक्वान अब उनके साथ जा सकता है। उसने अपने आंखों से आंसू पोंछे और यांगसी को आवाज़ लगाई। ये तुम क्या कर रही हो यांगसी? जोचंग ने पहले ही कमरे का दरवाज़ा खुलते हुए सुन रखा था। उसे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसे पता था इस वक्त कमरे में कौन आ सकता है। तय समय से तो हाईक्वान जल्दी ही आ गया था, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। बाद में सबूत छोड़कर जाने से अच्छा है कि हाईक्वान उन्हें रंगे हाथ पकड़ ले। चेंग ने यांगसी की तरफ देखा, जो अभी भी अपने ख्यालों में खोई हाईक्वान का नाम चिल्ला रही थी, इसलिए उसने अपनी स्पीड बढ़ाई। इधर जोचेंग अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुका था और उधर हाईक्वान ने यांगसी को आवाज़ लगाई थी। यांगसी ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर हाईक्वान की तरफ देखा। जैसे ही उसे समझ आया कि ये सब क्या हो रहा है, वो कूदकर चेंग से अलग हो गई। चेंग मुस्कुराया, लेकिन उस पर ना तो यांगसी का ध्यान था, ना ही हाईक्वान का। वो कमरे से बाहर आ गया, अपने कपड़े उठाए और वहाँ से चलता बना। अपनी पूरी ज़िंदगी में यांगसी पहली बार बहुत बुरी तरह से डर गई थी। उसने हाईक्वान की जगह किसी और को देने की कोशिश भी कैसे करी। अब यांगसी हाईक्वान के पैरों में आ चुकी थी। उसे अपने बदन की कोई परवाह नहीं थी। वो गिड़गिड़ाते हुए बोल रही थी, हाईक्वान, चलो इस बारे में बात करते हैं। हम दोनों मिलकर इसका कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं। मैं जानती हूँ मैं गलत हूँ, मैंने गलती की है, मुझे माफ़ कर दो हाईक्वान। मैं बस बहुत ज़्यादा अकेली थी। तुम जानते हो मैं तुम्हें कभी चीट नहीं कर सकती। ये गलती थी, मुझे माफ़ कर दो। तुम जानते हो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ तुमसे ही प्यार करती हूँ। पर उसके पैरों तले तो ज़मीन तब खिसक गई जब उसने हाईक्वान को मुस्कुराते हुए देखा। हाईक्वान उसका हाथ छुड़ाकर बाहर चला आया। यांगसी उसी हालत में उसके पीछे दौड़ी, उसके हाथ पैर पकड़ते हुए उसे मिन्नतें करने लगी, रुकने के लिए, उसे माफ़ करने के लिए। पर हाईक्वान नहीं माना। उसने यांगसी को बताया कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अब वो उसे छोड़कर जा सकता है। तो यांगसी ने कहा वो कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाए। बहुत हो गया यांगसी, हमारे बीच में अब सब कुछ खत्म हो गया है। कहते हुए हाईक्वान वहाँ से चला गया। जब नौकरों ने यांगसी की चिल्लाने की आवाज़ें सुनी, तब वो सभी बाहर आ गए। उन्होंने बिना कपड़ों के यांगसी को हाईक्वान के पीछे दौड़ते हुए देखा, तो कुछ मेड्स ने आगे आकर उसे ढक दिया। पर उन कपड़ों को फेंकते हुए यांगसी फिर से हाईक्वान को रोकने के लिए दौड़ने लगी, तो मेड्स ने आकर उसे थाम लिया। एक मेड दरवाज़ा बंद करने के लिए दौड़ी। यांगसी फ्लोर पर गिर गई। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। एक मेड ने उसे फिर से एक बार ढक दिया और कहा, मैडम, पड़ोसी आपको देख सकते हैं, अपने आप को संभालिए। यांगसी के चिल्लाने से पूरा घर कांपने लगा। अचानक से वो बेहोश हो गई। नौकर तुरंत उसे हॉस्पिटल के लिए ले गए। इधर हाईक्वान घर से निकलते ही तुरंत अपने वकील के पास आ गया, डिवोर्स की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए।
जो डिवोर्स पेपर पिछले 2 साल से इंतज़ार कर रहे थे, उस पर हाईक्वान ने आज साइन कर दिया। कल सुबह सबसे पहले आपके डिवोर्स पर कार्रवाई होगी, उसके वकील ने कहा। तब हाईक्वान ने वीज़ा के लिए पूछा, तो उसके वकील ने कहा, अभी आप टेम्पररी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। परमानेंट वीज़ा आने के लिए 14 दिन का वक्त लगेगा। अब हाईक्वान वकील से अलविदा लेते हुए निकला। उसने कहा कि वो कल सुबह उसे जोई के घर पर मिलेगा। हाईक्वान अब जोई के घर के सामने खड़ा था। वो डोरबेल बजाने ही वाला था, लेकिन उसने अपना मन बदल लिया। उसने जोई को कॉल लगाया तो जोई ने पूछा, क्या बात है? उसने कहा, मेरे लिए दरवाज़ा खोलो। कौन सा दरवाज़ा? जोई ने नींद भरी आवाज़ में पूछा। तो हाईक्वान ने कहा, अपने घर का दरवाज़ा जोई, मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ। क्या? जोई ने कहा। अब उसकी नींद पूरी तरह से खुल चुकी थी। वो तुरंत दौड़कर दरवाज़ा खोलने के लिए आई। घर के अंदर आते ही हाईक्वान दरवाज़ा लॉक करने के लिए मुड़ा। जैसे ही वो पलटा, इससे पहले कि जोई उससे कुछ पूछे, उसने जोई को खींचकर किस करना शुरू किया। जोई ने कहा, हाईक्वान, नहीं, हमने इस बारे में पहले से ही बात कर रखी थी। मुझे चीटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। हाईक्वान ने मुस्कुराकर जोई को फिर से एक बार किस करते हुए कहा, मैं डिवोर्स ले रहा हूँ। जोई ने कहा, मुझे पता है। पर उसकी बात काटते हुए हाईक्वान ने कहा, मैं डिवोर्स पेपर साइन करके आया हूँ। मैं तुम्हारे साथ लंदन चल रहा हूँ। जोई की आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा, कैसे? वो तो कभी नहीं मान सकती। हाईक्वान ने कहा, वो नहीं मानेगी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। उसने मुझ पर चीट किया है। अब मैं आज़ाद हो चुका हूँ। ना ही जेम्स वांग और ना ही यांगजी का मुझ पर हक है। फिर एकाएक से वो जोई से अलग होता हुआ बोला, जोई, हमें ज़बरदस्ती अलग होना पड़ा। मुझे यांगजी से शादी करनी पड़ी। उसके साथ 2 साल तक रहना पड़ा। मैं यूज्ड हूँ। क्या अब भी तुम मुझे अपनाओगी? तो जोई ने उसे गले से लगाते हुए कहा, क्वान, बकवास बंद करो। तुम सिर्फ मेरे थे और हमेशा मेरे ही रहोगे। मुझे परवाह नहीं कि डिवोर्स मिलने में कितना वक्त लगेगा, ना ही इस बात की परवाह है कि कोई और लड़की हमारे बीच में आ चुकी थी। मुझे बस इस बात की परवाह है कि तुम मुझसे हमेशा से प्यार करते थे और हमेशा सिर्फ मैं ही तुम्हारे दिल में रहूँगी। हाईक्वान ने जोई को उठाकर गोल घुमाया। उसने कहा, तो तुम मुझे फिर से अपना रही हो? तो जोई ने कहा, हाँ, अब से तुम सिर्फ मेरे हो और किसी और को हमारे बीच में आने की इजाज़त नहीं है। हाईक्वान ने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ लंदन आ सकता हूँ? तो जोई ने कहा, हाँ, आ सकते हो। वहाँ पर मैंने एक बड़ा घर रेंट पर लिया है और एक कार भी। मैं तुम्हारे लिए खाना भी पकाऊंगी। तुम यान के साथ खेल भी सकते हो। रहा सवाल कपड़ों का, तो मैं पहले देखूंगी कि तुम कैसे हस्बैंड हो। फिर मैं चाहूँ तो तुम्हारे लिए कपड़े खरीद भी सकती हूँ। और तब तक? हाईक्वान ने पूछा। तो जोई ने कहा, तब तक तुम बिना कपड़ों के ही ठीक हो। हाईक्वान ने हंसते हुए जोई के शर्ट के बटन खोलना शुरू किया। अचानक से वो रुक गया। तो जोई ने कहा, क्या हुआ? तो हाईक्वान ने कहा, 2 साल हो गए हैं, पर ऐसा एक भी पल नहीं गया जब मैंने तुम्हारे और यान के बारे में नहीं सोचा। मुझे डिवोर्स मिलने में अभी कुछ और वक्त लगेगा। क्या तुम मुझे अभी अपनाओगी या तब तक तुम इंतज़ार करना चाहती हो? जोई ने उसे गले से लगाते हुए कहा, तुम जवाब जानते हो। ये रात दोनों के लिए काफ़ी लंबी होने वाली थी। अगली सुबह जब हाईक्वान गहरी नींद में था, उसने डोरबेल बजने की आवाज़ सुनी। पहले तो उसने इग्नोर कर दिया, लेकिन बाद में जोई ने उठकर दरवाज़ा खोला। हाईक्वान भी उठकर जोई के पीछे लिविंग रूम तक आ गया। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आए, यांगजी उसके बाहों में गिर चुकी थी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, हाईक्वान, देखो, देखो इन पेपर्स को। मैं प्रेग्नेंट हूँ। हमारा बच्चा होने वाला है। अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। चलो, हमारे घर वापस चलते हैं। हाईक्वान ने कहा, मैंने कल ही अपनी बात रखी थी। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आने वाला। यांगजी शॉक हो गई। उसने कहा, हाईक्वान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ मैंने गलती की है। मैं उसकी माफ़ी भी मांग रही हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। हाईक्वान ने जोई से कहा कि वो उसे हैंडल कर लेगा और उसे कमरे में जाने के लिए कहा, पर जोई ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं जानती हूँ तुम्हारी एक्स वाइफ कितनी ज़िद्दी है। यांगजी ने कहा, मैं कोई उसकी एक्स वाइफ नहीं हूँ। मैं अभी भी उससे मैरिड हूँ। तो जोई ने कहा, अपनी आंखें खोलो मिस यांग।
हाईक्वान डिवोर्स पेपर पर साइन कर चुका है। अब से वो सिर्फ मेरा है। यांगजी ने कहा, तुम हमारे बीच में आने वाली होती कौन हो? तो जोही ने कहा, अच्छा ऐसी बात है। ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए क्योंकि 2 साल पहले तुम हम दोनों के बीच में आई थी। हाईक्वान हमेशा से मेरा था, मुझसे प्यार करता था। यांगजी ने कहा, नहीं, वो मुझसे प्यार करता है। मेरे पेट में उसका बच्चा है। जोही ने कहा, कल रात तुम्हें चीट करते हुए पकड़ा है उसने। क्या पता ये बेबी किसी और का हो। तो यांगजी ने कहा, नहीं हाईक्वान, डॉक्टर ने कहा है ये बेबी 1 महीना का है। तुम भी जानते हो ये बेबी सिर्फ तुम्हारा है। अब जोई ने हाईक्वान को पीछे खींचकर यांगजी के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। हाईक्वान शॉक होकर वहीं खड़ा था। जोई ने पूछा, हाईक्वान तुम ठीक तो हो ना? तो हाईक्वान ने कहा, जोई मैंने प्रोटेक्शन यूज़ किया था। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। वो गिरने ही वाला था लेकिन जोई ने उसे संभाल लिया। अब मैं क्या करूँगा जोई? हाईक्वान ने धीमी आवाज़ में कहा। तो जोई ने कहा, हो सकता है वो फटा हुआ हो, लेकिन तुम्हें उसके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी ने भी यह नहीं कहा था कि अगर तुम्हारा बेबी होगा तो तुम्हें यांगजी के पास लौटना पड़ेगा। तुम अभी भी डिवोर्स ले सकते हो। तुम मेरे साथ आ सकते हो। मैं ये नहीं कह रही तुम अपनी फादर की जिम्मेदारियों से भागो, लेकिन तुम्हें इसके साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। पर हाईक्वान बड़बड़ाए जा रहा था। जोई, मैंने 2 साल तक हमारे साथ होने का इंतज़ार किया और अब ये क्या हो गया? जोई ने हाईक्वान के पीठ पर हाथ फिराते हुए कहा, हाईक्वान, मैं चाहती हूँ कि तुम इस बच्चे के लिए भी एक अच्छे फादर साबित हो। तुम जब चाहे तब अपने बेबी और अपनी एक्स वाइफ से मिलने आ सकते हो, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं ही बसती हूँ। अब हाईक्वान ने जोई के लिप्स पर धीरे से किस करते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ लंदन ज़रूर आ रहा हूँ। जिस पल मुझे डिवोर्स मिलेगा उसी पल मैं तुमसे शादी करूँगा और हमेशा के लिए बस तुम्हारा बनकर रहूँगा। जोई ने उसे गले से लगाते हुए कहा, बस यही तो मैं सुनना चाहती थी। मम्मी। तभी उन्होंने युआन की आवाज़ सुनी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो नींद में युआन चलकर उनकी तरफ ही आ रहा था। डैडी! युआन हाईक्वान की तरफ दौड़ते हुए बोला। हाईक्वान ने तुरंत उसे उठा लिया तो युआन हाईक्वान के गले में हाथ डालते हुए बोला, आप रुक रहे हो? तो हाईक्वान ने कहा, हाँ, मैं अब से तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो युआन ने पूछा, हमेशा के लिए? तो हाईक्वान ने कहा, हाँ, हमेशा के लिए। जोई ने युआन को नहाने के लिए कहा। युआन ने फिर से एक बार हाईक्वान की तरफ देखते हुए पूछा, आप नहीं जा रहे हो ना? तो हाईक्वान ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। जैसे ही जोई युआन को लेकर नहाने के लिए चली गई, हाईक्वान ने दरवाज़ा खोला। यांगजी अभी भी वहीं पर खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर हाईक्वान से कहा, चलो, मेरे पेरेंट्स तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो हाईक्वान ने उसे मना करते हुए कहा, मैं अब से जोई और युआन के साथ ही रहूँगा। अब वो वहाँ से किचन में आ गया। जोई ने उसे जॉइन करते हुए पूछा, क्या वो चली गई? तो हाईक्वान ने कहा, मुझे डर है, वो बार बार ऐसे ही आती रहेगी। तो जोई ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, हम 2 दिन में यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। हाईक्वान ने पूछा, युआन कहाँ पर है? तो जोई ने कहा, लिविंग रूम में, तुम्हारे ब्रेकफास्ट का इंतज़ार कर रहा है। जल्दी चलो फिर, हमारे शहजादे को इंतज़ार करवाना अच्छा नहीं है, हाईक्वान ने कहा। उन दोनों के बीच में बातें चल ही रही थी। तभी उन्हें युआन की आवाज़ आई, मम्मी, अंकल ईबो टीवी पर है। आज उसकी शादी है, उसे तो टीवी पर होना ही है। तो युआन ने कहा, नो शादी, अंकल गुम गए। जोई और हाईक्वान ने एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत लिविंग रूम के लिए भागे। इधर शाहजहां के सेलर में जब ईबो को पता चला वांग जोचेंग के मिशन के बारे में तो उसकी हंसी छुपाए नहीं छुप रही थी। पर हाईक्वान का ख्याल आते ही उसके चेहरे पर मायूसी आ गई। उसने जहान से कहा कि वो अपने भाई को कॉल लगाना चाहता है, पर जहान ने कहा इससे पुलिस उनके बारे में पता लगा सकती है, इसलिए वो अभी किसी को कॉल नहीं कर सकता, उसे छुप कर ही रहना होगा। ईबो ने कहा, इसमें तो सालों लग जाएंगे। जब पुलिस मुझे ढूंढना छोड़ देगी, क्या मैं तब तक इंतज़ार करूँगा? तो जहान ने कहा, इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। ईबो ने कहा, मैं तो कांटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन कोई और कर सकता है। तुम ऑफिसर सोंगजियांग से मदद ले लो। जहान ने कहा, ठीक है, जब तक तुम खुद छुपे रहने के लिए तैयार हो, मैं किसी की भी मदद ले सकता हूँ। और मैं नहीं चाहता तुम्हारे भाई को ये पता चले कि अभी तुम कहाँ पर हो। ईबो ने चकल करते हुए कहा, क्या तुम दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते?
जहान ने कहा उसे भी मुझ पर भरोसा नहीं है। ये तो इंटरेस्टिंग है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।